प्रतापनगर नाम का एक गांव था जिसमें सेठ अभय लाल के कंजूसी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। एक दिन काम वाली के देरी से आने पर अभय लाल कहता है, अरे सीमा, तुम आज 1 घंटे देरी से आई थी। तुम्हारे 10 घंटे की दिहाड़ी 100 रुपए है और आज तुम 1 घंटे लेट आई हो, तो इसीलिए तुम्हारी आज की दिहाड़ी हुई 90 रुपए। ठीक है ना? मैं हिसाब किताब में बहुत पक्का हूँ। कल से टाइम पर आ जाना। ठीक है मालिक। सेठ अभयलाल सिर्फ दूसरों के साथ ही नहीं बल्कि अपने परिवार के साथ भी कंजूसी करता था। अभयलाल की पत्नी रचना उसकी इस कंजूसी से बहुत परेशान रहती थी। अजी सुनते हो, इस बार मैंने 2 बोरी चावल लाने बोले हैं। अरे रचना, 2 बोरी चावल? इतने सारे चावल का हम क्या करेंगे? इस महीने मेरे भाई आने वाले हैं। अभी जवान है, खाना तो खाएगा ही ना। सत्यानाश! एक मैं हूँ कि मर मर के पैसे जमा कर रहा हूँ और तुम हो कि पैसे लुटा रही हो। क्या जरूरत थी तुम्हारे भाइयों को यहाँ आने की? अरे उसकी कॉलेज की छुट्टी है। कई सालों से हम एक दूसरे से मिले भी नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा कि सब लोग यहाँ आ जाएं। अरे बददिमागी औरत, तुम खुद अपने मायके चली जाती कुछ दिनों के लिए। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अगर अपने मायके जाएगी तो अपने भाइयों के साथ साथ अपने माँ बाप से भी मिल लोगी। हाँ, वैसे भी कई सालों से मैं अपने मायके नहीं गई हूँ। अरे तो सोच क्या रही हो? अब जल्दी जाओ, मैं कल ही तुम्हारा टिकट करवा देता हूँ, ठीक है? अब अभयलाल बहुत खुश था क्योंकि उसने बहुत सारे राशन का सामान बचा लिया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी का मायके जाना कितना महंगा पड़ेगा। शाम को रचना बाजार से ढेर सारा शॉपिंग करके आई। अरे बाप रे, ये सब क्या है? शॉपिंग करके आई हूँ और क्या है? इतनी सारी? अब मायके जाऊंगी तो खाली हाथ थोड़े ना जाऊंगी। आपके इज्जत का भी तो सवाल है, वरना मायके वाले क्या कहेंगे कि रचना का पति कितना कंजूस है। वैसे मैंने ना इन्हें सेल में खरीदा है, 50% की छूट पर। हे भगवान, कोई तो इस बेवकूफ को समझा लो। तुम चाहे सेल में खरीदो या वैसे, पैसे तो गए हैं ना। हाँ वो तो है। अभयलाल अपनी पत्नी को डांटता रहा, लेकिन क्या फायदा, उसके पैसे तो चले गए ना। अगले दिन अभयलाल की पत्नी मायके चली गई। अब कुछ दिनों तक मेरे पैसे बचे रहेंगे, ऐसा सोचकर सेठ अभयलाल बहुत खुश था। उसके घर में राशन भी बहुत कम आ रहा था। इसे कहते हैं ना पैसों की बचत। अभी यहाँ रचना होती तो मेरे कितने सारे पैसे बर्बाद हो जाते। कभी ये लाओ तो कभी वो लाओ। 1 महीने के बाद आखिरकार अभयलाल की पत्नी रचना घर वापस आ जाती है और अब अभयलाल के चेहरे पे उदासी छा गई। अगले दिन रचना बोलती है, मैंने लिस्ट बना दिए हैं, बाजार से ये सारा सामान लेते आना। तुम इतने सारा सामान का क्या करोगी? 2 लोग हैं, इतना राशन तो लगेगा ही ना। अरे तुम औरत हो या राक्षस, तुम इतना सामान खा जाओगी? अब तुम जो भी बोलो, तुम्हें ये सामान तो लाना ही पड़ेगा। फिर एक दिन रचना की तबीयत खराब हो गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। मुबारक हो, आपके घर में एक नया मेहमान आने वाला है। अरे मुझे कोई मेहमान नहीं चाहिए। मैं बोल रही हूँ कि आपकी पत्नी गर्भवती है। आपके घर में एक छोटा बच्चा आने वाला है। ये सुनकर अभयलाल बहुत खुश हुआ, लेकिन फिर वो पैसों के बारे में सोचने लगा। बच्चा आएगा मतलब खर्चा बढ़ेंगे, उसका खाना, उसके कपड़े, उसकी पढ़ाई का खर्च। अभयलाल के चेहरे पर 12 बज गए। उसे देखकर उसकी पत्नी तुरंत समझ गई। आप पैसों के बारे में सोच रहे हैं ना? हाँ तो क्यों ना सोचूं, पैसे तो आखिरकार मेरे ही जाएंगे ना। तो क्या हुआ, बच्चा भी तो आप ही का है ना।
अरे वही तो समस्या है। बच्चे के पैदा होने पे खर्च, उसके खाने का खर्च, कपड़ों का खर्च, पढ़ाई का खर्च। अरे आप तो इतनी दूर का सोच रहे हैं। जब बच्चा पैदा होगा तो आपको दावत भी तो देना पड़ेगा। ये भूल गए क्या? रचना ने अभयलाल को एक नई समस्या दे दी थी। उस दिन से अभयलाल सोचने लगा कि वो कैसे दावत के पैसे बचाएगा। दावत में कम से कम 40-50 लोग तो आएंगे ही और सबको भरपेट खाना खिलाना होगा। हे भगवान, मैं तो लुट जाऊंगा, बर्बाद हो जाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ तो सोचना ही होगा। अब रचना की डिलीवरी का समय नजदीक आ रहा था और अभयलाल यही सोच सोच के परेशान हो रहा था। आखिरकार एक दिन अभयलाल को एक उपाय मिल ही गया और वह बहुत खुश हो गया। कुछ दिनों बाद रचना ने एक बेटे को जन्म दिया और अभयलाल बहुत खुश था। फिर एक दिन, अरे रचना, दावत के लिए तुम जितने चाहो उतने मेहमान बुला लो। क्यों, क्या हुआ? आज सूरज पश्चिम से निकला है क्या? वो तो पता नहीं, लेकिन आज मुझे बेटा हुआ है। मुझे बहुत खुशी हो रही है। इस खुशी में रचना ने सभी मेहमानों और परिचितों को न्योता दिया। वो कब से दावत देना चाहती थी, लेकिन अभय लाल की कंजूसी की वजह से वह कुछ कर नहीं पा रही थी। दावत वाले दिन अभय लाल के घर में मेहमानों की भीड़ लग गई। अभय लाल ने सभी मेहमानों के खाने बिठाया और सभी को केवल 2-2 लड्डू दिए। वो 2 लड्डू देखकर के सभी मेहमान हैरान हो गए। अरे ये क्या, बस 2 ही लड्डू? इस कंजूस सेठ से और क्या ही अपेक्षा कर सकते हैं। अरे दावत में बुलाया तो कुछ तो अच्छा खिला देते। ये लड्डू से क्या होगा? अरे रुको रुको, अभी आपके सामने 2 लड्डू है। जब आप इसको खा लोगे फिर आपको 2 और लड्डू दिए जाएंगे और ऐसे करके आप जितने चाहो उतने लड्डू खा सकते हो। और ऐसे खाने के लिए आपको हर 2 लड्डू के 10 रुपए मिलेंगे। अरे वाह, क्या बात है! लड्डू भी और रुपया भी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि आपको ये लड्डू बिना हाथ मोड़े और प्लेट को मुंह में लगाए बिना खाना होगा। अरे भला, ऐसे कोई खा सकता है क्या? जरूर ये कंजूस हमें कुछ खिलाना ही नहीं चाहता। खाना खाने बैठे सभी लोग अभयलाल की कंजूसी को समझ चुके थे। इस भीड़ में बैठे लोगों में से एक व्यक्ति जिसका नाम राकेश था, उसे एक युक्ति सूझी और उसने यह योजना बनाई। वहां पे बैठे सभी लोगों को बता दी और अब सभी लोग बहुत खुश थे। अभयलाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। अरे तुम लोग ये क्या बातें कर रहे हो? लड्डू को खाने का कोई तरीका ही नहीं है। अब मेरे लड्डू भी बच जाएंगे और पैसे भी। लेकिन अभयलाल की ये गलतफहमी टूट गई जब उसने देखा कि सभी लोग आपस में एक दूसरे को लड्डू खिला रहे थे। यह देखकर सेठ बोला, अरे ये क्या, लोग कैसे लड्डू खाए जा रहे हैं? सेठ लड्डू परोसे जा रहे थे और लोग खाए जा रहे थे। अरे मैंने 10 लड्डू खा लिए, लाओ मेरे 50 रुपए। अभयलाल को एक एक करके सारे मेहमानों को पैसे देने पड़े और अपने जेब खाली देखकर बहुत दुखी हुआ। ये दावत तो मुझे बहुत महंगी पड़ गई। काश मैं सबको अच्छे से दावत दे देता तो मेरा खर्चा भी बच जाता और सभी लोग खुश भी हो जाते। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतनी भी कंजूसी मत किया करो, लेकिन आप मेरी सुनते ही नहीं हो। अब गुस्से में अभयलाल अपना सर पकड़ के बैठ गया, पर करता भी तो क्या करता, उसके तो सारे पैसे लुट चुके थे।